नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, इसका भारत के लिए क्या मायने हैं। भारत को नेपाल की ये खराब होती स्थिति किस प्रकार प्रभावित कर सकती है और आने वाले समय में इसके क्या असर हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि नेपाल में 2008 तक राजशाही थी, वहाँ पर राजा का शासन था। 2008 से लेकर वहाँ पर राजशाही खत्म कर दी गई 2008 में, और नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। लोकतंत्र को वहाँ पर लागू किया गया था। और 2008 तक जब राजशाही थी, उस समय तक की स्थिति अलग थी, हिंदू राष्ट्र था। लेकिन जब 2008 में वहाँ पर लोकतंत्र लागू हुआ तो उसे एक धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया। खैर, ये एक सामान्य जानकारी है। और उसके बाद 2008 से लेके 2025 तक अगर हम सुशीला कार्की, जो अभी अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है, उनको गिनती न भी करें तो 13 प्रधानमंत्री बदल गए हैं। और 13 प्रधानमंत्री बदल गए हैं तो इसका मतलब है एक प्रधानमंत्री का जो एवरेज कार्यकाल रहा है 15 से 16 महीने के बीच का रहा है। कोई भी सरकार वहाँ पर 5 साल पूरा नहीं कर पाई है। सिर्फ पूर्व में केपी शर्मा ओली एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कार्यकाल 3 साल से कुछ समय तक अधिक रहा है। बाकी सरकारें कभी कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 280 दिन में, इस प्रकार से बनती रही और गिरती रही। और अभी जो जेएनजी आंदोलन हुआ और पूरा हालात वहाँ पर बिगड़े, विद्रोह की स्थिति एक पैदा हो गई। विद्रोह तो हो ही गया। उसके बाद जब केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया, इस शर्त के साथ कि अगले 6 महीने के भीतर देश में चुनाव होंगे। तो अभी जो सुशीला कार्की का वहाँ पर पहला जो कोशिश है, पहली जो प्रयास है उनका, वो वहाँ पर शांति कायम करने में लगी हुई हैं और वहाँ पर धीरे धीरे शांति कायम होने लगी है। अब इस पूरे घटनाक्रम का अगर हम विश्लेषण करें और इसका प्रभाव हम तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव देखें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमने श्रीलंका में देखी हैं कुछ समय पहले, उसके बाद बांग्लादेश में देखी हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को तो भाग के भारत आना पड़ा और अभी भी वो भारत में है, वहाँ भी अंतरिम सरकार चल रही है। और अब नेपाल में ये विद्रोह हुआ है। ये छोटे छोटे देश हैं और इन देशों में जो विद्रोह का कारण है, तात्कालिक कारण भले ही अलग अलग नज़र आते हों, लेकिन एक जो कारण समान रूप से तीनों देशों में दिखाई देता है वो है भ्रष्टाचार है। लोकतांत्रिक शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों का भ्रष्टाचार है, उनके परिवारों का भ्रष्टाचार है, पक्षपात है, तानाशाही है। तो ये सारी चीज़ें सब मिलकर जनता में बहुत नकारात्मक मैसेज गया और उसका नतीजा ये हुआ कि कोई समस्या ने किसी एक समस्या के कारण ट्रिगर हुआ और उसके बाद वो आंदोलन पूरे देश में फैल गया। और आजकल ये आंदोलन इसलिए भी पूरे देश में फैल जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोग जुड़े रहते हैं। और जो नई पीढ़ी है, जेन जी जिसे नेपाल में कहा जाता है, तो ये इंटरनेट युग में पैदा हुई पीढ़ी है और वो इंटरनेट ही उसके लिए सब कुछ है। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इस नई पीढ़ी पर, भावी पीढ़ी पर बहुत ज़्यादा है। और वो सिर्फ नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका में नहीं, पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। क्योंकि जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो कुछ बहुत जल्दी वो पूरे देश भर में फैल जा रहा है। हालांकि कई कंट्री में ऐसा हुआ लेकिन उनमें रोक लिया गया, छोटे कंट्री में नहीं रोक पाए। लेकिन ये जो चुनौती है ये सभी दुनिया भर के लिए है, दुनिया भर के देशों के लिए है और सभी सरकारों को इसके प्रति अलर्ट होना चाहिए, इसकी ताकत को समझना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, नेपाल का क्या इम्पैक्ट होगा भारत पे। देखिए, नेपाल में हमारा पड़ोसी देश है और चाइना का भी पड़ोसी देश है और चाइना भारत के लिए हमेशा एक चुनौती बना रहा है। और हमने ये देखा है कि जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, वो भारत के पड़ोसी देशों में जो छोटे छोटे देश हैं, जो बुनियादी तौर पर जो ऐतिहासिक रूप से भारत के मित्र रहे हैं, वहाँ पर उस दखल दे रहा है और उन देशों की भारत को लेकर नीतियों को प्रभावित कर रहा है। अब हम दूसरे देशों की अगर बात न करें, अभी अब सिर्फ नेपाल की बात करें,
तो जब तक नेपाल में राजशाही का शासन था 2008 तक, तो भारत के रिश्ते नेपाल से बहुत ही घनिष्ठ रहे थे और नेपाल और भारत के रिश्ते स्पष्ट थे, किसी मुद्दे पर विवाद नहीं था। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जब लोकतंत्र बहाल हुआ तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, प्रचंड पहले पीएम बने वहाँ नेपाल के, और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टियाँ टूटी, फिर नई पार्टी बनी। तो आज भी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों का वर्चस्व है, और वर्चस्व है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी न किसी रूप में सरकार में रहती हैं, या तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है या कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से सरकार बनती रही है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा नेपाल में रहा है और वो चीन से प्रभावित रही है। चीन का दखल बढ़ा है पिछले 17 सालों के दौरान। नतीजा ये हुआ है कि नेपाल ने भारत से रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। ये खटास नेपाल की तरफ से पैदा की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। देखिए, भारत नेपाल के लिए किस प्रकार मददगार है। भारत की सेना में नेपाली सैनिकों को भर्ती किया जाता है। 30,000 से ज़्यादा सैनिक भारतीय सेना में हैं, रोजगार मिला हुआ है। भूतपूर्व सैनिक जो नेपाल में जाते हैं, 600 करोड़ रुपये पेंशन के रूप में भारत से नेपाल जाता है। सबसे ज़्यादा पर्यटक नेपाल में भारत से जाते हैं, इसलिए जाते हैं क्योंकि नेपाल में धार्मिक टूरिज्म है और यहाँ से बिना वीज़ा की एंट्री है। दोनों देशों के बीच में वीज़ा का प्रोविज़न नहीं है, और वहाँ पर धार्मिक टूरिज्म की वजह से भारत के पर्यटक बड़े पैमाने पर जाते हैं। इसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पर नेपाल के लोगों को बड़े पैमाने पर भारत में रोजगार मिला है, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो दूसरा मेहनत मजदूरी का काम हो। तो बड़े पैमाने पर नेपाल के लोग भारत में रह रहे हैं, भारत में काम कर रहे हैं, भारत में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ने के लिए भी भारत आ रहे हैं। तो हर तरह से नेपाल के लिए भारत मददगार साबित हुआ है, और वो ऐतिहासिक रूप से हुआ है। लेकिन नेपाल क्या कर रहा है, उसने चीन का दखल अपने अंदर ले लिया, चीन को ज़्यादा तरजीह देनी शुरू कर दी। लिपुलेख, जहाँ से भारत और चीन के बीच में व्यापार होता है, अब नेपाल कहता है कि ये लिपुलेख से आप व्यापार नहीं कर सकते, ये हमारा एरिया है। लिपुलेख से जो व्यापार होता है वो 200-300 साल पुराना है, अब नेपाल उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, सिर्फ चीन के इशारे पर, चीन के बहकावे में आकर। इसी प्रकार आपको याद होगा, अग्निवीर योजना में नेपाल ने अपने जवान भेजने बंद कर दिए, अपना ही नुकसान कर लिया, अपने ही नौजवानों का नुकसान कर लिया। 2 भर्ती केंद्र नेपाल में थे, लेकिन वो बंद हो गए। तो पहली बात यह है कि अगर नेपाल में अस्थिरता का माहौल बना रहता है तो चीन का दखल वहाँ पर और बढ़ सकता है। चीन की जो एजेंसियाँ हैं, चीन के जो एक तो जो पर्दे के पीछे वाली एजेंसियाँ हैं और एक जो कंपनियाँ हैं, वो दोनों का दखल बढ़ सकता है। ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, पहली बात। इसके अलावा चूंकि भारत और चीन, नेपाल के बीच में बॉर्डर खुला है, तो इसका फायदा दूसरी देश में उठा सकते हैं। आईएसआई की जो घुसपैठ होती है वो नेपाल बॉर्डर के थ्रू ही भारत में होती है, तो पाकिस्तान भी इसके फायदा उठाने की कोशिश करेगा, नेपाली के तरफ से लोगों को गुमराह करके वहाँ से भारत भेजना शुरू कर सकता है। इसके अलावा अस्थिरता के कारण नेपाल से बड़े पैमाने पर लोगों का भारत में पलायन हो सकता है। हालांकि नेपाल के नागरिकों के भारत में आने पर मनाही नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर पलायन होता है, तो ये भारत के लिए, जो भारत के जनसांख्यिकी समीकरण है, वो गड़बड़ा सकते हैं। इससे ये एक नई चुनौती पैदा हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक रिश्तों की बात है, तो रिश्तों पर बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी सुशीला कार्की को 6 महीने के भीतर वहाँ पर चुनाव कराने होंगे, क्योंकि जो सरकार बनेगी, जो कूटनीतिक रिश्ते तय करेगी, वो चुनी हुई सरकार ही तय करेगी। अगले 6 महीने बाद जब वहाँ पर नई सरकार बनेगी तो उसके आधार पर रिश्ते तय होंगे। अभी सुशीला कार्की का पूरा ध्यान वहाँ पर शांति बहाली में होगा, और जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में होगा। सरकारी संपत्ति से लेकर पार्लियामेंट तक नुकसान पहुँचेगा, उसको ठीक करने पर होगा, और जो इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दिलाने पर होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा वो भारत के साथ न तो रिश्ते खराब करेंगी, न वो अच्छे बनाने की पहल कर पाएंगी। लेकिन अच्छी उनकी सोच है, वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं जुड़ी है, किसी दल से नहीं जुड़ी है, इसलिए जितने समय तक भी वो रहेंगी, उनके भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण अच्छा रहेगा। वो मधेसी भी हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ अगले 6 महीनों के दौरान जब तक वो हैं, होने की संभावना नहीं है। जो भी होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जैसे अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनी, मोहम्मद यूनुस वहाँ पर अंतरिम सरकार के हेड बने, और वो पूरा अमेरिका के इशारे पर, चाइना के इशारे पर भारत के खिलाफ माहौल कर रहे हैं। कहीं ऐसा सुशीला कार्की तो नहीं करेंगी? तो ये जो एक्सपर्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा संभावना नहीं है, क्योंकि सुशीला कार्की का जो चयन हुआ है वो किसी चीन के या अमेरिका के इशारे पर नहीं हुआ है। ये जो
इनका चयन हुआ है, ये जो जेन जी पीढ़ी है उसकी वोटिंग से हुआ है, उनकी पसंद से हुआ है, तो इसलिए ऐसी संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि नेपाल में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो बहाल हो और वो स्थायी हो। ये नहीं कि हर 6 महीने में सरकार बदले, स्थायी सरकारें वहाँ बने, 5 साल चलने वाली सरकारें बने, तो इससे रिश्तों में स्थिरता आएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी और जो विवाद के विषय हैं उनको सुलझाने में भी मदद मिलेगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं इसको लाइक करें,